विद्वानपुर नाम के गांव में मंगू नाम का एक नौजवान अपनी दादी के साथ रहता था। पूरे गांव वाले उसे दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख समझते थे। लाचार और अकेला पाकर सब उसे पूरे दिन परेशान किया करते। सभी गांव वाले उसे नीचा और सबके सामने छोटा दिखाने से बिल्कुल भी नहीं चूकते थे। वही लोग उससे काम भी करवाते और मौका पाकर उसकी बेइज्जती भी करते रहते। एक दिन, कहाँ जा रहा है रे मूर्ख? मेरा मतलब मंगू बेटा, इतने सुबह सुबह कहाँ चल दिए? अब किसके काम का सत्यानाश करने निकल पड़ा? गांव का सेठ भी ना जाने क्यों इसके ऊपर इतना मेहरबान है। अच्छा ही है, एक मूर्ख को दूसरा मूर्ख ही तो समझता है। दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख, लोगों को सबसे लंबा, सबसे छोटा, सबसे चतुर, इन सब की उपाधि मिलते तो सुना भी है, पर हमारा मंगू तो सबसे अलग है। हमारे गांव का नाम तो इसी ने रोशन किया है। पढ़ लिख लेता तो ये हालत तो ना होती। गधा भी इससे ज्यादा दिमाग वाला होता है। कैसे तो इसकी दादी ऐसे मूर्ख के साथ रहती है, हर काम में कुछ न कुछ गड़बड़ कर ही देता है। गांव वालों की बातों को अनसुना करते हुए मंगू चुपचाप सेठ के घर की तरफ चल देता है। सारा काम निपटाने के बाद शाम को जब वो अपने घर की तरफ आ रहा था, तब भी कुछ गांव वाले मंगू को देखकर हंसने लग जाते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो इस बार भी उनको अनसुना करके अपने घर चला जाता है। सोने से पहले बिस्तर पर लेटे लेटे मंगू अपने आप से बातें करते हुए कहता है, मूर्ख, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा मूर्ख। एक दिन ऐसा आएगा जब ये लोग मेरी अहमियत को समझेंगे। मुझे अपने ऊपर पूरा भरोसा है। दूसरों के कहने से अगर लोग मूर्ख होने लग गए तो ऐसे तो पूरी दुनिया ही मूर्ख होगी। अगले दिन मंगू अपने खेत पर काम करने निकल ही रहा था, तभी भोला उसे बुलाकर अपने साथ शहर चलने के लिए कहता है। अरे मंगू, शहर से अपनी खेती के लिए कुछ खाद और बीज लाने हैं। एक तू ही तो है जो अच्छे से बैलगाड़ी चलाना जानता है। मेरी मदद कर दे, मैं तुझे अच्छे पैसे दे दूंगा। अरे भाई, तुम शहर जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चल ही लेता हूँ। मुझे भी खेती का सामान और घर का राशन लाना था। मंगू, मुझे भी ले चलना भाई, कुछ पैसे मैं भी दे दूंगा। मंगू उन दोनों को अपनी बैलगाड़ी से शहर ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। कुछ देर में ही वो लोग गांव से शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। गांव का जंगल पार करते हुए वो लोग शहर पहुंच जाते हैं। शाम तक तीनों शहर से सारा सामान लेकर वापस आते हुए दिखाई देते हैं। तभी भोला मंगू से कहता है, अरे वाह मंगू, तू तो काफी समझदार निकला। तेरे मोल भाव की वजह से हमारा इतना फायदा हो गया। तेरे आने से तो हमारे दो दो काम बन गए। हमारी संगति का असर तुझ पर भी आ गया है। तू भी धीरे धीरे समझदार होने लग गया है। मंगू से अपना काम निकलने के बाद गांव के लोग फिर से उसे तंग करना चालू कर देते हैं। बेचारा मंगू अब भी हर रोज की बात समझकर चुपचाप सब कुछ सुन लिया करता। क्या रे मंगुआ, कहाँ चल दिया? सेठ के यहाँ काम करके तू मूर्ख का मूर्ख ही रहेगा। हमारे साथ रहना चालू कर दे, तेरी सारी मूर्खता का अंत हो जाएगा, समझा? कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं, पर एक दिन फिर से इन लोगों को मंगू की मदद की जरूरत पड़ती है। उस दिन बगल के गांव में शहर से एक बड़ा व्यापारी आया था, जो गांव के किसानों को खेती के कुछ गुण बताने आया था। साथ ही साथ वो गांव के कुछ किसानों की खेती में अपना निवेश भी करने वाला था। उसी से मिलने के लिए फिर से भोला और उसके साथी मंगू की बैलगाड़ी में बैठ बगल के गांव पहुंच जाते हैं। व्यापारी दूसरे गांव के सेठ के यहाँ रुका हुआ था। घर के अंदर जाने के बाद सभी सोफे पर बैठ जाते हैं। मंगू उन सब के पीछे ही खड़ा हो सारी बातें सुन रहा था। अचानक से मंगू व्यापारी से कहता है, नहीं मालिक, जहाँ एक तरफ सभी किसान रसायन और कीटनाशक से दूरी बना रहे हैं, वहीं अगर हम इसका इस्तेमाल करें तो ये अच्छी बात नहीं होगी। हमें पारंपरिक दादा परदादा के जमाने के हिसाब से काम करना होगा। इससे मिट्टी काफी लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहेगी। तुम जरा कुछ देर के लिए अपना मुंह बंद रखोगे? बेवकूफ कहीं का, मूर्ख आदमी। सेठ, ये जरा मूर्ख किस्म का आदमी है, आप इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। अच्छा, एक ही तरह की खेती के बारे में आप सबका क्या विचार है? अगर आपको अच्छा लगता है कि ये अच्छा रहेगा तो ठीक ही है, लेकिन मालिक, एक ही तरह की तुम कुछ देर के लिए चुप नहीं रह सकते? मूर्ख कहीं के। नहीं, इनको बोलने दीजिए,
इन्होंने पहले जो बात कही थी वो मुझे भी सही लगी। हम लोगों ने खाने को बहुत बर्बाद कर दिया है। हमें अपने पूर्वजों के बताए तरीके ही अपनाने होंगे। हाँ, तुम एक ही तरह की फसल उगाने के बारे में कुछ कह रहे थे। मालिक, यहाँ की जमीन अलग अलग फसल उगाने के हिसाब से ही बनी है। ऊपर से मौसम के हिसाब से की जाने वाली खेती को ही उचित माना गया है। एक ही तरह के फसल से भी मिट्टी कम उपजाऊ रह जाती है और धीरे धीरे बंजर हो जाती है। मंगू की समझदारी से व्यापारी काफी खुश होता है और उसके साथ आए किसानों के फसल में निवेश करने के लिए तैयार हो जाता है। मैं आप लोगों के ऊपर पैसे लगाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन एक शर्त के साथ। वो ये कि आप खेती मंगू द्वारा सुझाए गए तरीके से ही करेंगे। किसान कोई और उपाय ना देखकर व्यापारी के बात के साथ हामी भर देते हैं। एक तरफ वो लोग पैसा और ग्राहक दोनों मिलने की वजह से खुश थे, तो एक तरफ मंगू की इतनी तारीफ सुनकर उन्हें काफी गुस्सा भी आ रहा था। मूर्ख कहीं का, तुझे उस व्यापारी के सामने इतना बोलने के लिए किसने कहा था? दरअसल तू मूर्ख नहीं, एक नंबर का चालू आदमी है। इसने हम सबको व्यापारी के सामने मूर्ख दिखाकर हमसे बदला लिया है। नहीं मालिक, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो इसीलिए बोला ताकि व्यापारी को लगे कि हमारे गांव के लोग कितने समझदार हैं और वो हमारे साथ काम करने के लिए तैयार हो जाएं। मंगू अपनी बात खत्म ही करता कि इसी बीच जंगल में एक शेर उन लोगों के सामने आ जाता है, जिसे देखते ही सबकी हालत खराब हो जाती है। अरे मूर्ख, बैलगाड़ी को जल्दी भगा यहाँ से, नहीं तो सबके सब मारे जाएंगे। मालिक, अगर हम लोग जरा सा भी हिले तो ये शेर हमें यहीं ढेर कर देगा। ये मूर्ख हम लोगों से बदला ले रहा है, पहले व्यापारी के सामने, अब शेर का निवाला बनाना चाहता है ये हमें। मालिक, आप लोग घबराइए मत। अगर इसको हमसे कोई खतरा नहीं होगा तो ये भी हमें कुछ नहीं करेगा। बस आप लोग कुछ देर के लिए शांत हो जाइए। आखिरकार मंगू की बात मानकर वो सब चुप हो ही जाते हैं। कुछ देर बाद शेर भी कोई हलचल ना देखकर बिना कुछ किए वहाँ से चला जाता है। आज तो हमारी जान ही चली जाती। तूने तो हम सबको ऊपर पहुंचाने का पूरा प्रबंध कर दिया था। नहीं, मंगू नहीं होता तो हम नहीं बचते। हमने ना जाने तुम्हें कितना मूर्ख और क्या क्या बोला, लेकिन तुमने हमेशा हमारी मदद की है, पहले व्यापारी के सामने और अब यहाँ जंगल में। मालिक, कम बोलने या हमेशा चुपचाप सुनने वाला इंसान मूर्ख नहीं होता। हमारे समाज में जो सुने वो मूर्ख और जो बोले वो ज्ञानी। मेरा तो एक ही वसूल है, वहीं बोलना चाहिए जहाँ जरूरत हो। आम ले लो, मीठे मीठे ताजे आम ले लो। आम ले लो, मीठे मीठे ताजे आम ले लो। एकदम पीले पीले पके हुए आम ले लो। बिना किसी मिलावट का फल खाना चाहते हो तो यहाँ आ जाओ। अरे भैया, 1 किलो आम कितने का दिया? भाई साहब, 1 किलो आम है 70 रुपए का और 2 किलो है 125 के। आपको कितना चाहिए? पर भाई, ये तो काफी महंगे हैं। गांव में तो इतने महंगे आम कोई नहीं बेचता। इससे अच्छा तो मैं शहर से ले लेता। लगता है किसी दूर गांव से आए हो। मेरे यहाँ के आम तो इतने के ही होते हैं। अगर आप बिना केमिकल के पकाए आम खाना चाहते हैं तो थोड़ा ज्यादा पैसा तो देना पड़ेगा। नहीं तो केमिकल से पके आमों को खाना है तो आप अगल बगल के दुकानों से आम ले सकते हैं। अच्छा ठीक है भाई, मुझे 2 किलो आम दे दो। मोहन पूरे गांव में एक ही ऐसा इंसान था जो ईमानदारी से आमों को उगाता था। सबको इस बात की खबर थी कि मोहन के आम औरों के मुकाबले महंगे जरूर होते हैं, लेकिन केमिकल फ्री भी होते हैं। मोहन अपने आम के पेड़ों में प्राकृतिक रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला खाद ही डाला करता था। गांव में सबसे ज्यादा महंगे आम होने के बावजूद भी मोहन के आम बाजार में आते ही खत्म हो जाते थे। मोहन अपनी इस ईमानदारी और गांव के लोगों से मिले प्यार से बेहद खुश रहता था। एक दिन अकेला आम बेचते हुए मोहन सोच रहा था, शुरू में तो मुझे लगा था कि पता नहीं ईमानदारी के चक्कर में मेरी कमाई हो पाएगी या नहीं, लेकिन मुझे अब लगता है कि ईमानदारी का रास्ता चुनकर मैंने अच्छा ही किया। केमिकल मिलाकर मैं भी जल्दी आमों को पका सकता था, पर मेरे ग्राहक मेरे लिए भगवान हैं। मैं उनके सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकता। फिर मुझमें और इन लोगों में क्या फर्क रह जाता? पता नहीं, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी
मोहिनी क्यों मुझसे नाराज रहती है? क्या सोच रहे हो भैया? जरा 2 किलो आम दे दो। मैं शहर से आई हूँ, सुना है आपके आम बिना किसी केमिकल के पकाए जाते हैं। पिछले साल शहर के पके आम खाकर मेरा बेटा बुरी तरह बीमार हो गया था, इसलिए मैंने सोचा कि इस बार ऐसे ही आम खरीदूंगी जिसमें केमिकल का इस्तेमाल ना हुआ हो। तब तो आप बिल्कुल सही जगह आई हैं बहन जी। एक बार आम खा के देखिए, आप बार बार मेरे यहाँ आएंगी फिर। जब वो औरत आम खरीद कर वहाँ से चली जाती है, तब मोहन मन ही मन खुश हो जाता है। वो सोचता है कि आज तो वो अपने साथ हुई सारी बातों को मोहिनी से जाकर कहेगा। कुछ देर बाद ही शाम होने के बाद मोहन अपने घर पहुँच जाता है। घर में घुसते ही वो अपने साले को बैठा हुआ देखता है। क्या हाल है साले साहब? आपके आमों का धंधा कैसा चल रहा है? साले साहब के आम का धंधा तो बहुत अच्छा चल रहा है। तुम बताओ, तुमने क्या किया आज? लोगों से इतना प्यार लेकर क्या करोगे? आज तो शहर से एक औरत मेरे यहाँ आम खरीदने आई थी। अब तो शहर के लोगों को भी पता चल चुका होगा कि कोई मोहन नाम का आदमी है जो बिना केमिकल के आमों को पकाता है। पहले तो गांव वाले ही मेरी ईमानदारी की इज्जत करते थे, लेकिन अब तो शहर के लोग भी मेरी इज्जत करने लग जाएंगे। एक गरीब आदमी को और क्या चाहिए? पैसा, पैसा चाहिए। ये गुड्डू से पूछो कितने पैसे कमाता है। तुम यही आम गांव में 70 रुपए के हिसाब से बेचते हो और ये यही आम 200 के हिसाब से शहर में बेचता है। मैं आपको कितनी बार समझा चुकी हूँ, एक बार मेरी बात मान कर देखिए। जी जीजा जी, दीदी ने सही कहा। गांव में सामान बेचने का कोई फायदा नहीं होता, पर वही सामान अगर शहर में बेच दो तो दुगने पैसे मिलते हैं। आप भी कल से मेरे साथ शहर चलिए आम बेचने, तब देखिएगा कि कितना मुनाफा होगा। दोनों की बातें सुनने के बाद मोहन के मन में एक विचार आता है। अच्छा ठीक है, मेरे पास एक उपाय है। मैं अपने गांव के ग्राहक को तो इतनी जल्दी नहीं छोड़ सकता, पर हाँ, यहाँ मैं जितना आम बेचता हूँ उसका कुछ हिस्सा तुम्हें दे दूंगा। तुम उसे शहर में बेच देना। जब मुझे लगने लगेगा कि शहर में ज्यादा मुनाफा है तो फिर मैं अपने गांव का काम बंद कर शहर ही आ जाऊंगा। चलिए, ये उपाय भी ठीक है। मैं हर हफ्ते आपके पास बिके हुए आमों का पैसा लेकर आ जाऊंगा। अगले दिन से ही मोहन गांव में आमों की बिक्री कम कर देता है। आधे से ज्यादा आम तो वो शहर भेज दिया करता। धीरे धीरे शहर के आमों से उसकी कमाई भी बढ़ने लगी थी। हर हफ्ते उसका साला उसे बिके हुए आमों के इतने पैसे दे देता जितने वो गांव में 1 महीने में कमाता था। कुछ समय बाद ज्यादा पैसों के लालच में आकर मोहन अब गांव में आम बेचना बंद करके अपना सारा व्यापार शहर में ले जाता है। देखा आपने मेरी बातों को मानने का नतीजा? शहर के लोगों के पास बहुत पैसा होता है। वहाँ कोई भी सामान बेचने पर गांव के मुकाबले कई गुना ज्यादा मुनाफा होता है। तुम सही कह रही थी। अब तो मैं हर साल आम के समय शहर ही चला जाऊंगा। अगर मैं और ज्यादा आम उगाने में सफल रहा तो मुनाफा और बढ़ जाएगा। फिर तो 3-4 महीने आम बेचकर पूरे साल आराम की जिंदगी कटेगी। मोहन अब और पैसों के लालच में अपने आमों को केमिकल से पकाना चालू कर देता है। ऊपर से ज्यादा आम के चक्कर में वो पेड़ों में भी रसायन का इस्तेमाल करने लगता है। कुछ महीनों में उसके पास पहले से 2 गुना आम हो जाते हैं। वो उन सारे आमों को अपने साले को शहर में बेचने के लिए दे देता है। जीजा जी, इस बार एक बड़े व्यापारी से आमों का ऑर्डर आया है। हाँ, ये सारे आम उसी के लिए हैं। ये तो पहला व्यापारी है। तुम आगे आगे देखो कि हमारे पास कितने व्यापारी आते हैं। गुड्डू सभी आमों को लेकर शहर के व्यापारी के पास पहुंच जाता है। इधर मोहन अचानक से हुई इतनी तरक्की देखकर काफी खुश था। अब उसके मन में भी केमिकल से आमों को जल्दी पकाने का तरीका हावी हो गया था, मगर उसकी खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद गुड्डू सारा आम वापस लेकर मोहन के पास आ जाता है। क्या हुआ? सारा आम वापस लेकर क्यों आए? जीजा जी, मुझे नहीं पता था कि आप इतने बड़े बेईमान निकलेंगे। आपने सभी आमों को केमिकल से पकाया है। कई लोगों के बीमार होने के बाद व्यापारी ने सारे आमों को वापस कर दिया। आपने अपने आमों के चक्कर में मेरी नाक कटवा दी। अब तक तो शहर में आराम से ये बात फैल गई होगी कि मैं भी मिलावटी आम बेचने लग गया हूँ। आपने तो मेरे सारे ग्राहक भगा दिए जीजा जी। अब मैं क्या करूँ? मैंने तो इन आमों के चक्कर में कितने पैसे लगा दिए थे।
सब तुम्हारी बहन की वजह से हुआ है। अच्छा भला मैं गांव में ईमानदारी की जिंदगी जीकर खुश था। कुछ दिनों बाद मोहन वापस अपने गांव में आम बेचने का सिलसिला चालू कर देता है, लेकिन अब पहले की तरह उसके पास ग्राहक नहीं आ रहे थे। अगल बगल की दुकानों में बिक्री जहां बढ़ गई थी, वहीं मोहन पूरे दिन खाली बैठा रहता था। अधिक और जल्दी पैसे के लालच ने मोहन को स्वार्थी बना दिया था, लेकिन वो भूल गया कि बेईमानी का असर कभी न कभी वापस आपके सारे काम खराब कर देता है। मलिकपुर गांव में मजनू नाम का एक गरीब किसान अपनी माँ के साथ रहा करता था। वो पूरे दिन खेतों में मेहनत करता। एक दिन मजनू की छोटी बहन अपने बेटे के साथ उसके घर आती है। भैया, मैं इससे परेशान आ चुकी हूँ। इसने मेरा जीना हराम कर दिया है। इसका काम ही है पूरे दिन खाना और आराम करना। भला ऐसा रहा तो आगे चलकर ये क्या कर पाएगा? दुनिया इतनी जल्दी से आगे बढ़ रही है, लेकिन ये कोई काम करने का नाम ही नहीं लेता। अरे डमरू, तू पूरे दिन खाता ही है, कोई काम क्यों नहीं करता? क्या करूं, पूरे शरीर में तो सबसे बड़ा पेट होता है ना, तो इसको भरने के लिए खाना तो पड़ेगा ही। देखा देखा भैया, ये ना ऐसे ही जवाब देता है। एक नंबर का बदतमीज हो गया है। अब तो आप ही इसे सुधार सकते हैं। कुछ दिन ये आपके पास रहेगा। जब ये सुधर जाए तब मैं आकर इसे ले जाऊंगी। वैसे भी यहाँ दुनिया भर का काम होता है, अब से सब यही करेगा। मजनू की बहन माला डमरू को छोड़ अपने घर चली जाती है। दूसरी तरफ मजनू भी खेत पर काम करने चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस घर पर दोपहर का खाना खाने आता है, तब माँ जरा जल्दी से खाना दे दो, आज खेत पर बहुत काम है। अभी लाई बेटा। मजनू की माँ खाना लाने चूल्हे के पास जाती हैं, तो देखती हैं कि सारे बर्तन बिखरे हुए हैं और खाली पड़े हैं। वो गुस्से में आवाज लगाते हुए मजनू को बुलाती है। मजनू बेटा, यहाँ देख क्या हुआ। क्या हुआ? अरे ये सब क्या है? सारे बर्तन खाली हैं, खाना कहाँ गया? अब मैं खाऊंगा क्या? कहाँ जाएगा खाना? इसी डमरू ने खा लिया होगा। चैन की नींद सो रहा है बगल वाले कमरे में। मजनू दूसरे कमरे में सोए डमरू को उठाता है और उससे खाने के बारे में पूछने लगता है। अरे उठ डमरू, ये सारा खाना तुमने खा लिया, अब मैं क्या खाऊंगा? सुबह से भूख लगी थी तो क्या करता, मुझे जो दिखा मैंने खा लिया। अब मुझे नींद आ रही है, चैन से सोने दो। हे भगवान, कितना झूठा है ये। सुबह से 2 बार खा चुका है, फिर भी इसको भूख लगी थी। ऐसा लगता है मानो 7 जन्म का भूखा हो। अच्छा माँ, कोई बात नहीं, मैं अब सीधे रात का ही खाना खाऊंगा। मुझे बहुत काम है, मैं खेत पर जा रहा हूँ। मजनू खेत पर चला जाता है। अच्छा सुन, बाजार से जाकर कुछ हरी सब्जियाँ ले आ। आज रात मैं कुछ अच्छा खाना बनाऊंगी। हरी सब्जियाँ, हरी सब्जियाँ, वाह, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। आहा, जल्दी से पैसे दीजिए, मैं भागकर जाता हूँ। ये ले पैसे, और देरी मत करना, जल्दी आना। जितनी जल्दी खाना बनेगा उतनी जल्दी मेरा बेटा खाना खा लेगा। सुबह से ही भूखा है। जा, अब जल्दी जा। डमरू पैसे लेकर बाजार में सब्जी खरीदने निकल पड़ता है। सब्जी की दुकान के पास ही उसे एक समोसे वाला स्वादिष्ट समोसे बनाते हुए दिखता है, जिसे देख डमरू अपने आप को रोक नहीं पाता। अरे चाचा, ये समोसे कितने के हैं? आहा, समोसे एक बार जो खाए वो बार बार आए, कभी इसका स्वाद भूल न पाए। 10 रुपए के बेटा, मात्र 10 रुपए के। कितने दूं? बहुत ही स्वादिष्ट हैं। पूरे बाजार में इस छोटू समोसे वाले का बोलबाला है। कितने दूं जल्दी बता। अरे जब से आया हूँ बोले ही जा रहे हो, मुझे बोलने का मौका दोगे तभी तो बताऊंगा। दे दो। ये ले 2 समोसे। अब ला मोटू, जल्दी से 20 रुपया दे दे। डमरू को समोसे इतने स्वादिष्ट लगते हैं कि वो छोटू के सारे समोसे खत्म कर देता है। अरे बाप रे, ये मोटा तो लगता है जन्म से भूखा है। ऐ मोटे, ला 200 रुपए दे। तूने मेरा सारा समोसा ही खत्म कर दिया। घर पे खाना नहीं मिलता क्या? डमरू छोटे समोसे वाले को 200 रुपए की जगह 150 रुपए ही देता है।
ए हाथी के बच्चे, ये क्या है? समोसे खाए 200 के और दे रहा है सिर्फ 150 रुपया। 50 रुपए कौन देगा? मेरा मामू, मेरे पास इतने ही है, बाकी बचे 50 रुपए की सब्जी भी लेनी है। तुम मेरे घर आकर बचे पैसे ले लेना। तेरा मामू है कौन? मजनू। बचे 50 रुपए से डमरू कुछ हरी सब्जियां खरीद ले आता है। कम सब्जी देखते ही मजनू की माँ गुस्सा हो जाती है। ये क्या है, 200 रुपए की सिर्फ इतनी सब्जी? अब तक तो टमाटर के दाम ही आसमान छू रहे थे, अब ये हरी सब्जियां भी इतनी जल्दी महंगी हो गईं। नहीं नहीं, सब्जी तो मैं 50 रुपए की लाया हूँ और 200 रुपए के मैंने समोसे खा लिए। आहा, बड़े ही स्वादिष्ट समोसे थे। मैंने तो सोचा कि आपके लिए भी ले आऊं, लेकिन दुकान वाले के पास सिर्फ 20 समोसे थे, जो कि मैंने खा लिए। इसी बीच छोटू अपने समोसे का बचा पैसा लेने आ जाता है। डमरू और माँ घर के बाहर आते हैं। तब तक मजनू भी खेत से काम कर वापस आ जाता है। क्या हुआ छोटू भाई? अरे ये तुम्हारे भांजे ने मेरे दुकान से 20 समोसे खाए थे, जिसके 200 रुपए हुए। इसने मुझे सिर्फ 150 रुपया ही दिया, तो मैं बचे 50 रुपए लेने आया हूँ। लाओ जल्दी पैसे दे दो, मुझे कल के लिए समोसे भी तैयार करने हैं। 50 रुपए तो मेरे आधे दिन की कमाई है। इतने समोसे कैसे खा गया ये? मेरी बहन ने भी किस बला को मेरे सिर बांध दिया। मजनू छोटू को पैसे दे देता है, जिसके बाद छोटू वहाँ से चला जाता है। अब मजनू डमरू के खाने की आदत को खत्म करने के बारे में सोचने लगता है। इसे किसी भी तरीके से सुधारना ही होगा, नहीं तो ये पूरा घर ही चट कर जाएगा। 7 जन्म का भूखा पता नहीं कहाँ से मेरे पल्ले पड़ गया। गांव के एक वैद्य के पास जाकर मजनू अपनी सारी समस्या के बारे में बताता है। आपके पास तो हर बीमारी का इलाज है, तो जरा मेरे भांजे का भी कोई इलाज कर दीजिए। उसकी भूख तो खत्म होती ही नहीं है। वैद्य मजनू को 2 पुड़िया देता है। ये दोनों पुड़िया का इस्तेमाल करके तुम उसके खाने की आदत को छुड़ा सकते हो। इधर मजनू के घर पर उसका पड़ोसी श्याम डमरू को गांव में खाने की प्रतियोगिता के बारे में बताने आता है। अरे मोटू, तेरे लिए एक अच्छी खबर है। आज गांव में सेठ के यहाँ खाने की प्रतियोगिता होने वाली है। तू वहाँ जी भर कर खा सकता है और तुझे तो कोई रोकने वाला भी नहीं रहेगा। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। चल जल्दी चल, मेरे मुंह में तो अभी से ही पानी आने लगा। आज तो जी भर कर खाऊंगा। भगवान तेरा भला हो। अब मैं सबको अपनी असली ताकत दिखाऊंगा। डमरू श्याम के साथ सेठ के यहाँ पहुँच जाता है। उसके आसपास गांव के लोग भी जो प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आए थे, वो बैठ जाते हैं। एक एक कर सबके आगे खाने की थाली रखी जाती है। भाइयों, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। इसी खुशी में हमने ये दावत रखी है। आप में से जो भी इस प्रतियोगिता को जीतेगा, उसे अच्छा खासा इनाम दिया जाएगा। वाह वाह, डबल फायदा, खाना भी और पैसा भी। सेठ की बात खत्म होते ही डमरू खाने पर टूट पड़ता है। कुछ देर बाद उसके अगल बगल के लोग धीरे धीरे हार मानने लगते हैं। अब सिर्फ डमरू और गांव का मोटा धनिया बचा था। दोनों अभी तक खाने के पीछे पड़े हुए थे। अरे बाप रे, ये दोनों तो हार मानने का नाम ही नहीं ले रहे। खाना भी धीरे धीरे खत्म होने वाला है। आखिरकार मोटा धनिया डमरू के आगे हार मान जाता है, लेकिन डमरू अभी भी खाने से उठने के मूड में नहीं था। रसोई में खाना भी खत्म होने की कगार पर ही था। मजनू डमरू को सबके सामने खाते हुए देख सर पीटने लगता है। आय हाय, ये तो सबके सामने मेरी बेइज्जती करवा के रहेगा। अरे कोई कुछ करो, नहीं तो ये मोटा पूरा खाना खत्म करके ही मानेगा। मजनू रसोई में जा वैद्य के दिए पुड़िया में से दवाई मिठाई पर छिड़क कर डमरू को खिलाने ले जाता है। ये ले डमरू, इसे खा ले, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। लाइए लाइए, बहुत भूख लगी है। मिठाई का निवाला मुंह में डालते ही डमरू के पेट में दर्द होने लगता है। पेट में दर्द हो रहा है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। लगता है मैंने आज कुछ ज्यादा ही खा लिया। बस बहुत हुआ। अब मैं नहीं खा पाऊंगा, अब नहीं खा पाऊंगा। बाप रे, आज तो मेरे घर का सारा खाना ही खत्म हो जाता। कहाँ से उठा लाया इसे। ये लो, शर्त के अनुसार प्रतियोगिता इसने ही जीती है। ये रहा इसका इनाम। अब डमरू और मजनू घर पर। मामू, मेरे पेट में तो अभी भी दर्द हो रहा है। मैंने बहुत खा लिया, मुझे इतना नहीं खाना चाहिए था। आए मर गया मेरा पेट।
ये ले, ये दवाई खा ले, सब ठीक हो जाएगा। हिसाब से खाया करो। कई बार ज्यादा खाते हुए देख लोग नजर भी लगा देते हैं। इसीलिए कम खाओ पर अच्छे से खाओ, शरीर को उसी से फायदा मिलता है। कुछ देर बाद डमरू, मामू अब सब ठीक है, मैं बिल्कुल पहले जैसा हो गया। अब मैं कभी ज्यादा खाना नहीं खाऊंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम सुधर गए। उससे अच्छा क्या हो सकता है। अगले दिन डमरू की माँ उसे अपने घर ले जाने के लिए आती है। भैया, आपने तो कमाल ही कर दिया। मुझे तो पहले ही इसे आपके यहाँ लेकर आ जाना चाहिए था। इतनी जल्दी आपने इसे सुधार दिया।